everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने राइज ऑफ मगध पढ़ा, हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम मौर्यंस के डिक्लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने गाइड किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें लिखा गया था कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, लोगों का ध्यान कैसे रखना चाहिए और देश कैसे मजबूत बनाना चाहिए। बस अर्थशास्त्र के आइडियाज़ ने ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड सरकार। मौर्यन सम्राट सबसे पावरफुल था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास थी एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उसे एडवाइस देते थे हर काम में। सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, जैसे ट्रेजरी, रेवेन्यू, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी, जिन्हें अलग अलग ऑफिसर्स संभालते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे महामंत्रास, जो कि डे टू डे का काम संभालते थे, जैसे कि आज के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा कि उसे अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए साम्राज्य को प्रोविंसेस में बांटा गया और प्रोविंसेस को हेड करता था एक कुमार यानी कि राजा का बेटा, जो किंग का वाइसराय या फिर रिप्रेजेंटेटिव होता था। फिर प्रोविंसेस को बांटा गया डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए बहुत सारे नगर और नगर के अंदर आए बहुत सारे गांव। तो इस तरह पूरा साम्राज्य डिवाइड किया गया था। ऐसे हर लेवल पर अलग अलग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थे, जो लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखते थे। चलो मिलते हैं एम्पायर के दिल से, यानी कि पाटलिपुत्र, आज का पटना। ये एक मैग्निफिसेंट वॉल्ड सिटी थी, जहां पर बड़े बड़े गेट्स, वॉच टावर्स और एक बड़ा ही सुंदर पैलेस था। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज के थ्रू हुआ करता था। टोटल 6 कमेटीज थी और हर कमेटी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। वो सभी देखते थे इंडस्ट्रीज, रिकॉर्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ, साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेनर्स का कंफर्ट और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो टोटल 30 मेंबर्स थे और एकदम एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था। इनका काम एजुकेशन, सैनिटेशन और हेल्थ को देखना भी था। और किंग के पास ना एक सुपर पावर थी, एक सीक्रेट सुपर पावर, और वो था उसका स्पाई सिस्टम। तो किस ऑफिसर ने क्या काम किया कि नहीं किया, बॉर्डर पर क्या चल रहा है, प्रजा खुश है या नहीं, ये सब उन्हें उनके स्पाइज आकर बताते थे। तो एग्जैक्टली जैसे आज की इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, एग्जैक्टली वैसा ही एंशिएंट स्पाई सिस्टम हुआ करता था। मॉर्यन किंग्स के पास थी एक लार्ज वेल इक्विप्ड आर्मी, कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स, चैरियट्स और नेवी तक भी थी। एक अलग डिपार्टमेंट होता था वेपन्स बनाने के लिए और हमेशा आर्मी रेडी रहती थी, इवन उस समय पर भी जब अशोका के टाइम पर एकदम शांति का युग चल रहा था। मौर्यंस का पीरियड था आर्ट और आर्किटेक्चर का ज़माना। स्तूपास, मोनोलिथिक पिलर्स, केव्स, स्कल्पचर्स, ये सब कुछ इसी ज़माने का है। अशोका ने लगभग 84,000 स्तूपास बनवाए और उनमें बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे। सबसे फेमस है द ग्रेट सांची स्तूपा। और अशोकन पिलर्स, तो ये एक ही स्टोन से बना हुआ है और ये हाईली पॉलिश्ड है। सारनाथ पिलर सबसे मशहूर है, इसमें 4 लायंस बैक टू बैक हैं और हमारा नेशनल एम्बलम यहीं से लिया गया है। और उसका धर्म चक्र यानी कि व्हील हमारे नेशनल फ्लैग पर भी है, जो मोशन और प्रोग्रेस का सिंबल है। मौर्यन रूल ने देश में पीस और स्टेबिलिटी लाई। लोगों ने खेती बाड़ी बनाई, इरिगेशन हुआ और साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू स्टार्ट हुआ, जिससे किंग को इनकम होती थी। माइनिंग, फॉरेस्ट्री, पोट्री, मिशनरी सब कुछ चल रहा था और ट्रेड तो सुपर एक्टिव था। श्रीलंका, इजिप्ट, इवन ग्रीस तक था।
माइनर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स सबसे टैक्सेस कलेक्ट होते थे और उस पैसे से बनाए जाते थे रोड्स, हॉस्पिटल और आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जाता था। पर हर कहानी का अंत होता है। वैसे ही 232 BCE में अशोका की डेथ के बाद एम्पायर कमज़ोर होने लगा, सक्सेसर्स वीक थे और वो इतने बड़े एम्पायर को नहीं संभाल पा रहे थे। उन जितने भी वाइसरायज थे उन्होंने अपने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। आर्मी को और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना बहुत ही महंगा पड़ रहा था। आखिरकार बृहद्रथ जो कि लास्ट मौर्यन एम्पायर थे उनको पुष्पायु मित्र संघा ने मार दिया और फिर यहाँ पर खत्म हुआ मौर्यन एम्पायर और यहाँ से कहानी शुरू होती है संगा डायनेस्टी की, यानी कि संगा डायनेस्टी का युग यहाँ से शुरू होता है। इसी के साथ खत्म होता है भारत का सबसे पहला और सबसे महान साम्राज्य द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर हमें सिखाता है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक ऑनेस्ट लीडर और पीस से ही किसी भी देश की प्रोग्रेस हो सकती है। तो बच्चों शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें कैसे पता कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हुआ करता था जो भी अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा। तो देखो बात ऐसी है ना कि हमें कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें ये पता चला है कि इतना बड़ा साम्राज्य जहाँ पर इतने सारे लोग थे उनको चलाने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और उस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। एंड इट वॉज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और ये प्रिंसिपल्स लिखे थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र में। And these two major sources give vivid account of the Mauryan rule। तो बेसिकली दो मेन सोर्सेज हैं जो हमें ये बताते हैं कि यस, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, उसी से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बना था। फर्स्ट इज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं जो रॉक्स पे या पिलर्स पे एनग्रेव की गई थी बाय एम्परर अशोका। दूसरी है इंडिका। सो इंडिका एक बुक है जिसे एक ग्रीक स्कॉलर ने लिखा था, ग्रीक एम्बेसडर ने लिखा था, जिनका नाम था मैगेंथीस। और इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहे थे और वहाँ पर इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, वो सब कुछ वहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये सबसे मेन चीज़ें थी। तो इसको ना आप ऐसे याद रखना, एम, राइट। तो एम में ए क्या है हमारा, ये तो अर्थशास्त्र है जिसके प्रिंसिपल्स, जिसकी मतलब ये बुक है जिसको लिखा था किसने, हमारे चाणक्य ने। उसके बाद आई इज इंडिका जिसे मैगेंथीस ने लिखा था और एम आर द मॉन्यूमेंट्स जो अशोका ने बनाए थे, रॉक्स और पिलर्स जो अशोका ने बनाए थे। अब बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी थी दैट वाज द मौर्यन किंग, ही हेल्ड द सुप्रीम पावर। और इनको असिस्ट करते थे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हें मंत्री परिषद भी बुलाया जाता है। तो बेसिकली बहुत बड़ा एम्पायर था और उस बड़े से एम्पायर को चलाना अकेले तो आसान था नहीं। तो वहाँ पर जैसे आज प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिनिस्टर्स हुआ करते थे और मिनिस्टर्स किंग को एडवाइस देते थे और उनको पॉलिसीज़ बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में किंग की हेल्प किया करते थे। अब ये जो पूरा एम्पायर था ना, इसको बांटा गया था। तो जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर विलेजेस आते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसी ही लेवल पर हुआ करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा गया, जैसे कि ट्रेजरी, इंडस्ट्री, रेवेन्यू, सिक्योरिटी एंड अदर पब्लिक वेलफेयर्स, राइट। और हर डिपार्टमेंट को एक ऑफिशियल होल्ड करता था और इस ऑफिशियल को अपॉइंट करता था किंग। अब इसमें महाताज बड़े ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे क्योंकि ये डे टू डे का काम देखते थे। ये सीनियर ऑफिशियल्स होते थे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और ये इंश्योर करते थे कि किंग के ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं और सिटीजन्स का वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद डिवीजन ऑफ एम्पायर की बात करें तो इसको प्रोविंसेस यानी कि जनपदास में डिवाइड किया गया था। जो बड़े बड़े रीजन्स थे, मतलब एक बड़ी सी कंट्री, उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और उन्हें हेड करते थे कुमार्स यानी कि प्रिंस हुआ करते थे जो रॉयल फैमिली से ही हुआ करते थे। यूजुअली किंग के ये रिप्रेजेंटेटिव या फिर वाइसराय या फिर रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे किंग के।
उसके बाद प्रोविंसेस के बाद थे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के बाद थे टाउन्स और विलेजेस। तो हर प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स थी, डिस्ट्रिक्ट को नगर्स और ग्राम्स में बांटा गया था और हर लेवल पर ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे ताकि डे टू डे के अफेयर्स और गवर्नेंस अच्छे से मैनेज हो। उसके बाद अगर बात करें, सो इफ़ वी थिंक ऑफ द मॉडर्न सिस्टम एज अ पिरामिड, सो सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर थे किंग, किंग के बाद आते थे उनका मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के नीचे आते थे अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू, ट्रेजरी, सिक्योरिटी। उसके बाद आते थे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के नीचे आते थे टाउन्स और टाउन्स के नीचे विलेज, प्रोविंसेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे टाउन्स एंड विलेजेस। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल जैसा हमारा अभी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बिल्कुल वैसा जैसे हमने सिविक्स में भी पढ़ा है, करेक्ट? तो बिल्कुल वैसा ही हुआ करता था। अब हम आते हैं पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। पाटलिपुत्र को हार्ट बुलाया जाता है मौर्यन एम्पायर का। पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना है एंड इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये एक मॉडल सिटी था विच वाज सर्विंग एन एग्जाम्पल ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द एम्पायर। और ये एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का, इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ा ही एफिशिएंट सिस्टम था। तो ऐसे ना बड़े बड़े ऐसे वॉच टावर्स हुआ करते थे, एक मैग्निफिसेंट सी सिटी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं यहाँ की सिटी कमेटीज़ की। तो जैसे आजकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस नहीं होती हैं, एग्जैक्टली वैसा ही ये सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर सिटी को 6 कमेटीज़ में डिवाइड किया जाता था और हर कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे, मतलब टोटल 30 मेंबर्स होते थे एक सिटी में। और ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स देखते थे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, राइट? सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट? आगे भी हैं। सो सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज़ को देखते थे, कोई चीज़ बन रही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब देखना, कौन कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, उसका रिकॉर्ड रखना। देन फॉरेनर्स का केयर और कंफर्ट को देखना, ट्रेड और कॉमर्स को देखना और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको देखना और उनकी सेल पर ध्यान देना। उसके बाद टैक्सेस को कलेक्ट करना। सो बेसिकली ये 30 ऑफिशियल सिर्फ यही काम नहीं करके ये हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन का भी ध्यान रखते थे उस सिटी में। तो ये आपको याद रखना है, राइट? ये सेम चीज़ें हमने पढ़ी थी अपनी स्टोरी में। अब बात करते हैं इनके स्पाई सिस्टम की। तो देखो इतना बड़ा देश है, राइट? इतना बड़ा देश, तो अगर इंटेलिजेंस नहीं है, अगर गुप्तचर नहीं है, अगर खुफिया खबरें अगर किंग के पास नहीं पहुंच रही हैं, तो सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है, लोग करप्ट हो सकते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये जो मौर्यन रूलर्स हैं, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम एंड इट केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑफिशियल्स एंड वॉइसरॉयज। तो ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, वाइसरॉय क्या कर रहे हैं, उन सब की खबर जो थी वो किंग के पास रहती थी। एंड कंडीशन अंदर कैसी है, देश में कैसी है और देश के बाहर कैसी है, बॉर्डर्स पे क्या कंडीशन चल रही है, वो सारी खबरें यहाँ तक पहुँच जाती थी किंग तक। दिस हेल्प देम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, मॉडर्न आर्मी की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक लार्ज वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब एक ऐसी आर्मी जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हो। और इनके पास इन्फेंट्री थी, मतलब फुट सोल्जर्स थे, कैवलरी हॉर्समैन थे, एलिफेंट्स, चैरियट्स और इवन नेवी भी थी जो वाटर डिफेंस में उनके काम आती थी। तो ये सब कुछ उनके पास हुआ करता था। अब अगर हम बात करें तो जो भी एक ना सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था जहाँ पर वेपन्स का प्रोडक्शन किया जाता था और आर्मी हमेशा रेडी रहती थी। इवन उस टाइम पर भी जब अशोका के टाइम पर एकदम पीसफुल राज चल रहा था ना, कि हम जंग से नहीं, हम प्यार से लोगों के दिलों को जीतेंगे, उस टाइम पर भी ये आर्मी हमेशा एक स्टैंडिंग आर्मी थी और हमेशा खड़ी रहती थी। अब बात करते हैं द फीचर्स ऑफ द कैपिटल, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो ये एक काफ़ी मैग्निफिसेंट वॉल्ड सिटी थी, इसके पास बहुत सारे गेट्स और वॉच टावर्स थे और ये सब ना वेल कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द एम्पायर थ्रू द मेजर रोड्स। Correct. The king resided in the grand stone palace, symbolizing Mauryan glory and power. Okay. अब बात करते हैं की फीचर्स की ऑफ द मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट मतलब आर्ट जो था और आर्किटेक्चर जो था वो इस टाइम पर ना बहुत फ्लरिश हुआ था। सो मॉडर्न एम्पायर वाज एन एज ऑफ ग्रेट कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। तो ये जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस थी ये स्तूपास में, मोनोलिथिक पिलर्स में, केव्स में और स्कल्पचर्स में भी देखी गई है, राइट।
ओके, सो बेसिकली जो अशोका के टाइम पे जो स्कल्पचर्स थे उनमें भी देखी गई है। अब बुद्धिज़्म की इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये हमें आर्ट में, आर्किटेक्चर में देखने को मिला है। तो मॉडर्न आर्ट जो थी इट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म, और जो एम्परर अशोक थे उन्होंने कुछ 84,000 स्तूपास बनवाए थे अक्रॉस हिज एम्पायर टू स्प्रेड द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। तो जब ये जंग हुई जहाँ पर उन्होंने कलिंगा का वॉर हुआ, और कलिंगा के वॉर के बाद इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन देख के वो इतना ज़्यादा दुखी हुए, तो उन्होंने बुद्धा के पाथ को फॉलो करना शुरू किया और उसके बाद उनकी टीचिंग्स को भी स्प्रेड किया। अब बात करते हैं स्टूपास की। तो स्टूपास के स्ट्रक्चर और पर्पस की बात करें तो स्टूपास कुछ सेमी सर्कुलर होते थे, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते थे जो स्टोन और ब्रिक्स के बने हुए होते थे। दे कंटेन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज द हेयर, टूथ एंड द एशेज विच वर केप्ट एट द बेस। ये जो स्टूपा है सांची का, ये सबसे फेमस स्ट्रक्चर माना जाता है मॉडर्न आर्किटेक्चर का, और यहाँ पर दे बिल्ड प्रेयर हॉल्स एंड विहार्स, मोनेस्ट्रीज फॉर द मॉन्क्स, राइट। तो यहाँ पर ब्रिक्स भी हुआ करती थी, ठीक है, इसको ब्रिक्स से याद रखना। सो बेसिकली क्या क्या था यहाँ पर आपको, मतलब अगर आपको स्टूपा के बारे में लिखने को आ जाए तो आप क्या क्या लिखोगे? आप बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस के बारे में लिखोगे, आप रेलिक्स ऑफ बुद्धा के बारे में लिखोगे, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको स्प्रेड कर रहे थे। ये सब इंस्पायर्ड थे बाय अशोका, और ये सर्कुलर डोम शेप के हुआ करते थे, और साथ ही साथ दे वर केप्ट एट द बेस एट द रेलिक्स, करेक्ट। तो ब्रिक्स के बारे में आपको लिखना है। अब अगर हम बात करें द पिलर ऑफ अशोका, तो ये एक मोनोलिथिक पिलर है जो एक सिंगल ब्लॉक से बनाया गया था, बहुत प्रॉपर्ली बड़े अच्छे से कार्व था। एंड दीज वर इंस्क्राइब्ड विद द एडिक्ट्स ऑफ अशोका स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ मोरालिटी, पीस एंड द गुड गवर्नेंस। और जो पिलर्स थे दे वर हाईली पॉलिश्ड और दे वर शोकेसिंग द स्किल्स ऑफ द मॉडर्न क्राफ्टमैन। जो उस टाइम पर क्राफ्टमैन हुआ करते थे उनके स्किल्स भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, कितने उम्दा स्किल्स हुआ करते थे। और इन सभी पिलर्स में सारनाथ का पिलर सबसे फेमस है। तो ये 1-1 मार्क्स में ना ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी डाउट होता है, कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लो। अब बात करते हैं लायन कैपिटल की एट द सारनाथ। सो इट वाज द मास्टरपीस ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर्स। तो इसमें क्या था कि 4 लायंस थे जो बैक टू बैक बैठे हुए हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं विद द सर्कुलर बेस। और ये जो बेस था इट वाज डेकोरेटेड विद 4 एनिमल्स विच was separated by धर्म चक्रास यानी कि व्हील्स, एंड दीज वर अडॉप्टेड एज द इंडियाज नेशनल एम्बलम इन 1950। और आज जो हमारा नेशनल एम्बलम है, याद है ना, तो 4 शेर हैं जो चारों तरफ को फेस कर रहे हैं और एक सर्कुलर बेस है, ये वहीं से इंस्पायर्ड है, ये अशोका के पिलर से ही इंस्पायर्ड है। मतलब ये जो लायन कैपिटल है सारनाथ से ही इंस्पायर्ड है। एंड देयर इज़ अ व्हील एट द बेस सिंबलाइजिंग कि जो देश है हमारा वो हमेशा मोशन में रहेगा और हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा। और सेम चीज़ आज हम अपने नेशनल फ्लैग में भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमी। अब इतना बड़ा देश था तो इकोनॉमी तो चाहिए ना उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। सो इट वाज यूनिफाइड एंड अ प्रॉस्परस एम्पायर। तो मॉडर्न ने सबसे पहले जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा पूरा देश बंटा हुआ था उसको एक साथ वो लेकर आए, मतलब इंडिया को यूनिफाई किया, पीस और स्टेबिलिटी लेकर आए। और ये जो कंडीशंस थी, दीज फेवरेबल कंडीशंस एनकरेज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसने पूरे के पूरे एम्पायर को रिच और प्रॉस्परस बनाया। तो एक तरह से हमारे कंट्री को, हमारे देश को रिच और प्रॉस्परस बनाया। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर ही बैकबोन थी एंड द फार्मर्स वर एनकरेज टू कल्टीवेट मोर एंड मोर लैंड, और इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी बाय द स्टेट। और ये जो लैंड रेवेन्यू था इट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग। अब बात करते हैं द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इसमें माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कारपेंट्री, पॉटरी एंड मेसनरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग किया करते थे। मतलब एकदम उम्दा आर्टिस्ट हुआ करते थे, अपने अपने काम में ना बड़े ही माहिर हुआ करते थे। ट्रेड और कॉमर्स प्रॉपरली फ्लरिश कर रहा था, कंट्री के अंदर भी और कंट्री से बाहर भी। श्रीलंका, ग्रीस तक यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब अगर हम इनलैंड और ओवरसीज़ ट्रेड की बात करें तो जो मर्चेंट्स थे, इनलैंड भी था, ओवरसीज़ विद श्रीलंका, इजिप्ट और ग्रीस के साथ हुआ करता था। टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, पीपल वर्किंग इन द माइंस, फॉरेस्ट एंड वेरियस प्रोफेशंस। और ये जो कलेक्टेड टैक्सेस थे इनसे
ऑफिसर्स की सैलरीज आती थी, आर्मी को मेंटेन किया जाता था और इनसे रोड्स और हॉस्पिटल्स को बिल्ड किया जाता था, राइट। तो एम वॉज प्रोस्पैरिटी। तो क्या उनका मेन एम था? उनका मेन एम था प्रोस्पैरिटी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, इंडस्ट्रीज थी और मर्चेंट्स और ट्रेड हुआ करते थे, और इन्हीं चीज़ों से ये कंट्री बहुत, मतलब हमारी कंट्री उस समय पर बहुत ही प्रॉस्परस थी। लेकिन जैसे हमने अपनी स्टोरी में भी बात की थी कि डिक्लाइन आता है, मतलब एक समय के बाद एक गिरावट तो आती है। तो बस ऐसी ही यहाँ पर गिरावट आई अशोका के जाने के बाद। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो बिगनिंग जो थी डिक्लाइन की, ये तब शुरू हुई जब अशोका की डेथ हो गई इन 232 BCE। उनके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे, और वो इस पूरे देश की यूनिटी को और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, ना ही वो इस देश को कंट्रोल कर पाए। कॉजेज़ क्या थे? वीक सक्सेसर्स, सो दे लैक द एबिलिटी एंड द लीडरशिप। दूसरा, एम्पायर इतना बड़ा था कि उनको गवर्नेंस में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो प्रॉपरली अलग अलग प्रोविंसेस को गवर्न नहीं कर पा रहे थे। फिर लॉस द सेंट्रल कंट्रोल। अब ये जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी ना, जो मौर्यन, जो अशोका के टाइम पर उनसे पहले थी, वो सारी अथॉरिटी ना अब लूज़ हो चुकी थी। अब लोग जो थे, वो जो स्पाई सिस्टम था वो भी वीक हो चुका था। वाइस राइज और गवर्नर्स ने जो जो प्रोविंसेस उनको मिले थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। अब इतनी बड़ी आर्मी को, इतने बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को, एडमिनिस्ट्रेशन को मेनटेन करने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन करप्शन थी और जितनी भी ट्रेजरी थी वो सारी ड्रेन हो गई। मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसको वो ढंग से मेंटेन नहीं कर पाए। एंड देन हैपेंड द एंड ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ पर ये जो 4 कॉजेज है ना ऑफ द डिक्लाइन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दैट। ढंग से पढ़ना एक एक पॉइंट को, और उसके नीचे आपको क्या लिखना है वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। बात करते हैं द एंड ऑफ द एम्पायर। सो द मौर्यंस लास्ट रूलर बिहद्रथ, ही वॉज किल्ड बाय पुष्पायु मित्र संघा। और जैसे ही ये लास्ट एम्परर गया, उसके बाद संघा डायनेस्टी का युग शुरू हो गया। एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एरा इन द एंशिएंट इंडिया। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। बड़ा ही सिंपल है। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को, आई वुड से राइज ऑफ मगध, मौर्यन एम्पायर एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ो ना, तो ये कहानी की तरह पूरे तीनों चैप्टर्स ना आपको एक साथ ही लर्न हो जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे। आपको इंटेंशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ लेना। कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना, आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।